नमस्कार साथियों, आप सभी का द मिस्सा क्लासेस में स्वागत है। आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है संस्कृति, जो भदंत आनंद कौशल्यायन के द्वारा लिखा गया है। ये कहानी, ये चैप्टर उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा जो झारखंड फील्ड वर्कर या झारखंड पुलिस कांस्टेबल या उत्पाद सिपाही का फॉर्म भरे हैं और अपना पेपर 2 में हिंदी रखे हुए हैं। उन्हीं के सिलेबस के आधार पर ये कहानी पढ़ाया जा रहा है। जो ये कहानी है वो क्षितिज भाग 2 का अंतिम कहानी है। तो ये कहानी के साथ ही हम लोग का जो क्षितिज भाग 2 है वो खत्म हो जाएगा। और इससे पहले जितना भी आप वीडियो देख पाएंगे हमारे चैनल पे उपलब्ध है। क्षितिज भाग 2 का सारा कविता और कहानी पढ़ा दिया गया है। ये आखिरी कहानी है। इसके बाद हम लोग कृतिका भाग 2 में जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि वैसे जितने भी छात्र हैं जो इन सभी फॉर्म को भरे हैं, जेएसएससी के कोई भी 10th लेवल का फॉर्म भरे हैं और पेपर 2 में हिंदी रखे हुए हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों तक ये चैनल आप लोग पहुंचा देंगे। और यदि आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई सब्सक्रिप्शन इसमें नहीं है, एकदम फ्री। ये कहानी पढ़ाने के बाद हम लोग इसका 1 लाइनर क्वेश्चन भी बनाएंगे, टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे। तो आप लोगों से बार बार अनुरोध है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ दूसरे अपने मित्रों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले लेखक परिचय को पढ़ लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो भदंत आनंद कौशल्यायन का जन्म सन 1905 में तत्कालीन पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ। उनके बचपन का नाम हरनाम दास था। उन्होंने लाहौर के नेशनल कॉलेज से बीए किया। अनन्य हिंदी सेवी कौशल्यायन जी बौद्ध भिक्षु थे और उन्हें देश विदेश की काफ़ी यात्राएं की तथा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। सन 1988 में उनका निधन हो गया। भदंत आनंद कौशल्यायन की 20 से अधिक पुस्तकें प्रकाशित हैं, जिनमें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, आह ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा ना होते, रेल का टिकट, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख हैं। बौद्ध दर्शन संबंधित उनके मौलिक और अनुदित अनेक ग्रंथ हैं, जिनमें जातक कथाओं का अनुवाद विशेष उल्लेखनीय है। देश विदेश के भ्रमण में भदंत जी को अनुभव की व्यापकता प्रदान की और उनकी सृजनात्मकता को समृद्ध किया। उन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग और राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। वे गांधी जी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विशेष प्रभावित थे। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखने उनके निबंध, संस्मरण और यात्रा वृत्तांत काफी चर्चित रहे हैं। तो संस्कृत, जो हमारा संस्कृति की चैप्टर है, उसके बारे में कुछ हम लोग देख लेते हैं। संस्कृति निबंध हमें सभ्यता और संस्कृति से जुड़े अनेक जटिल प्रश्नों से टकराने की प्रेरणा देता है। इस निबंध में भदंत आनंद कौशल्यायन जी ने अनेक उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि सभ्यता और संस्कृति किसे कहते हैं। दोनों एक ही वस्तु है अथवा अलग अलग। वे सभ्यता को संस्कृति का परिमाण मानते हुए कहते हैं कि मानव संस्कृति अविभाज्य वस्तु है। उन्हें संस्कृति का बंटवारा करने वाले लोगों पर आश्चर्य होता है और दुख भी। उनकी दृष्टि में जो मनुष्य के लिए कल्याणकारी नहीं, वह सभ्यता नहीं और न संस्कृति।
तो चलिए हम लोग संस्कृति कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं। जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक, ऐसे दो शब्द हैं सभ्यता और संस्कृति। इन दो शब्दों के साथ अनेक विशेषण लग जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे भौतिक सभ्यता और आध्यात्मिक सभ्यता, तब दोनों शब्द का जो थोड़ा बहुत अर्थ समझ में आया रहता है वह भी गलत सलत हो जाता है। क्या यह एक ही चीज है अथवा दो वस्तुएं? यदि दो है तो दोनों में क्या अंतर है? हम इसे अपने तरीके से समझने की कोशिश करें। कल्पना कीजिए कि उस समय जबकि मानव समाज का अग्नि देवता से साक्षात नहीं हुआ था। आज तो घर घर चूल्हा जलता है। जिस आदमी ने पहले आग का आविष्कार किया होगा वह कितना बड़ा आविष्कार करता होगा। कल्पना कीजिए उस समय की जब मानव को सुई धागे से परिचित न था। जिस मनुष्य के दिमाग में पहल बात आई होगी कि लोहे के टुकड़े को घिसकर उसके एक सिरे को छेद कर और धागा पिरोकर उससे पिरोकर कपड़े के दो टुकड़े एक साथ जोड़े जा सकते हैं, वह कितने बड़ा आविष्कार करता रहा होगा। इन्हीं दो उदाहरणों पर विचार करिए। पहले उदाहरण में एक चीज है किसी व्यक्ति विशेष की आग का आविष्कार कर सकने की शक्ति और दूसरी चीज है आग का आविष्कार। इस प्रकार दूसरे सुई धागे के उदाहरण में एक चीज सुई धागे का आविष्कार करने की शक्ति और दूसरी चीज है सुई धागे का आविष्कार। जिस योग्यता, प्रवृत्ति अथवा प्रेरणा के बल पर आग का वह सुई धागे का आविष्कार हुआ वह है व्यक्ति विशेष की संस्कृति, और उस संस्कृति द्वारा जो आविष्कार हुआ, जो उसने अपने तथा दूसरों के लिए आविष्कृत किया, उसका नाम है सभ्यता। समझ में आया? जिस व्यक्ति में पहली चीज जितनी अधिक व जैसी परिष्कृत मात्रा में होगी वह व्यक्ति उतना ही अधिक व वैसा ही परिष्कृत आविष्कार करता होगा। एक संस्कृत व्यक्ति किसी नई चीज की खोज करता है किंतु उसकी संतान को वह अपने पूर्वजों से अनायास ही प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति की बुद्धि ने अथवा उसकी विवेक ने किसी भी नए तथ्य का दर्शन किया वह व्यक्ति की वास्तविक संस्कृति व्यक्ति है, और उसकी संतान जिसे अपने पूर्वजों से वह वस्तु अनायास ही प्राप्त हो गई है वह अपने पूर्वजों की भांति सभ्य भले ही बन जाए, संस्कृत नहीं कहला सकता। एक आधुनिक उदाहरण ले। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का आविष्कार किया। वह संस्कृत मानव था। आज के युग का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण से परिचित है ही, लेकिन उसके साथ उसे और भी अनेक बातों का ज्ञान है जिसे शायद न्यूटन अपरिचित रहा है। ऐसा होने पर भी हम आज भौतिक विज्ञान के विद्यार्थियों को न्यूटन की अपेक्षा अधिक सभ्य भले ही कह सकें, पर न्यूटन जितना संस्कृत नहीं कह सकते। आग के आविष्कार के कदाचित पेट की ज्वाला की प्रेरणा एक कारण रही। सुई धागे के आविष्कार में शायद शीतोष्ण से बचने तथा शरीर को सजाने की प्रकृति का विशेष हाथ रहा। अब कल्पना कीजिए उस आदमी की जिसका पेट बड़ा है, जिसका पेट भरा है, जिसका तन ढका है, लेकिन जब वह खुले आकाश के नीचे सोया हुआ रात के जगमगाते तारों को देखता है तो उसको केवल इसलिए नींद नहीं आती क्योंकि वह यह जानने के लिए परेशान है कि आखिर यह मोती भरा थाल क्या है। पेट भरने और तन ढकने की इच्छा मनुष्य की संस्कृति की जननी नहीं है। पेट भरा और तन ढका होने पर भी ऐसा मानव जो वास्तव में संस्कृत है निठल्ला नहीं बैठ सकता। हमारी सभ्यता का एक बड़ा अंश हमें ऐसे संस्कृत आदमियों से मिला है जिनकी चेतना पर स्थूल भौतिक कारणों का प्रभाव प्रधान रहा है।
किंतु उस किंतु उसका कुछ हिस्सा हमें मनीषियों से मिलता है, जिन्होंने तथ्य विशेष को किसी भौतिक प्रेरणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि उनके अपने अंदर की सहज संस्कृति के कारण ही प्राप्त किया है। रात के तारों को देखकर न सो सकने वाले मनीषी हमारे आज के ज्ञान का ऐसा प्रथम पुरस्कर्ता था। भौतिक प्रेरणा, ज्ञानेप्सा, क्या ये दो ही मानव संस्कृति के माता पिता हैं? दूसरे के मुंह में कौर डालने के लिए जो अपने मुंह का कौर छोड़ देता है, उसको यह बात क्यों और कैसे सूझती है? रोगी बच्चों को सारी रात गोद में लिए जो माता बैठी रहती है, वह आखिर ऐसा क्यों करती है? सुनते हैं कि रूस की भाग्य विधाता लेकिन अपनी डेस्क पर रखे हुए डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं ना खाकर दूसरे को खिला दिया करता था। वह ऐसा क्यों करता था? संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न देखते हुए कार्ल मार्क्स ने अपना सारा जीवन दुख में बिता दिया। और इन सबसे बढ़कर आज नहीं, आज से 2500 वर्ष पूर्व सिद्धार्थ ने केवल अपना घर इसलिए त्याग दिया कि किसी तरह तृष्णा के वशीभूत लाड़ती काटती मानवता सुख से रह सके। हमारी समझ में मानव संस्कृति की जो योग्यता आग व सुई धागे का आविष्कार कराती है, वह भी संस्कृति है। जो योग्यता तारों की जानकारी कराती है और जो योग्यता किसी महामानव से सर्वस्व त्याग कराती है, वह भी संस्कृत है। और सभ्यता है संस्कृति का परिणाम। हमारे खाने पीने के तरीके, हमारे ओढ़ने पहनने के तरीके, हमारे गमनागमन के साधन, हमारे परस्पर कट मरने के तरीके, सब हमारी सभ्यता है। मानव की जो योग्यता उससे आत्मा विनाश के साधन का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति। और जिन साधनों के बल पर वह दिन रात आत्म विनाश में जुटा हुआ है, उन्हें हम उनकी सभ्यता समझे या असभ्यता। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाए तो वह असंस्कृत होकर ही रहेगी। और ऐसी संस्कृति की अवश्य भावी परिणाम असभ्यता के अतिरिक्त दूसरा क्या होगा? संस्कृति के नाम से जिस कूड़े करकट के ढेर का बोध होता है, वह ना संस्कृति है ना रक्षणीय वस्तु। क्षण क्षण परिवर्तन होने वाले संसार में किसी भी चीज को पकड़कर बैठा नहीं जा सकता। मानव ने जब प्रज्ञा और मैत्री के भाव से किसी नए तथ्य का दर्शन किया है, तो उसने कोई वस्तु नहीं देखी जिसकी रक्षा के लिए दलबंदी की जरूरत है। मानव संस्कृति एक अविभाज्य वस्तु है और जिसमें जितना अंश कल्याण का है, वह अकल्याण की अपेक्षा श्रेष्ठ ही नहीं, स्थायी भी है। तो यही था कहानी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। आप लोगों का जितना भी समस्या होगा उसका समाधान तत्काल कर दिया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।